हेलो दोस्तों, आप सभी का कार्तिक साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो है आपको हम ध्वनि तरंग जो होते हैं ध्वनि तरंग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ध्वनि तरंग के बारे में आज जो थ्योरी होता है वो भी जानेंगे, और इसके बाद जो एनटीपीसी या फिर कहिए कि रेलवे के एग्ज़ाम में जो भी प्रीवियस ईयर्स में जो भी पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए चल कर के हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ है, देखिए यहाँ पर है कि उन्हीं प्रमुख बिंदु जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि थ्योरी को देखेंगे, इसके बाद हम मतलब कि जो भी न्यूमेरिकल होंगे या फिर जो भी जैसे कि जो क्वेश्चंस होंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जैसे पढ़ेंगे। और देखिए ये जो आपको इस तरीक़ा से जो हम मतलब कि हम लोग देख रहे हैं, यही मतलब अच्छा तरीका है कि आपको इस चैप्टर से जैसे ध्वनि तरंग से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के बारे में आप अच्छा से जान जाइएगा कि हाँ इसमें क्या पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। जैसे है कि मतलब उन्हीं आंतरिक तरंगों को ध्वनि कहा जाता है जो हमारे कानों द्वारा अनुभव किया जाता है। कहता है कि जो हमारे कानों द्वारा अनुभव किया जाता है मतलब उन्हीं आंतरिक तरंगों को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का मतलब ही होता है आप ध्वनि कहते हैं ना। तो ध्वनि का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कानों तक क्या होता है कि जो तरंग हमारे कानों तक, वे यांत्रिक तरंग जो हमारे कानों तक अनुभव होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग बोलते हैं। कहता है वह यांत्रिक तरंग जिसकी आवृत्ति, ऐसा भी आप बोल सकते हैं ध्वनि तरंग का दूसरा परिभाषा है कि वह यांत्रिक तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज होती है, जिसकी अनुभूति हमारे कानों द्वारा की जाती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो आप देख सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी को हम लोग ध्वनि कहते हैं। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले हम डिफिनीसन में मतलब क्या देखें कि ध्वनि हम किसको कहेंगे। तो ध्वनि कहा जाता है कि यांत्रिक तरंग, वे यांत्रिक तरंग जो हमारे कानों द्वारा अनुभव किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग बोलते हैं। और या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन यांत्रिक तरंग का जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं, या फिर 20,000 हर्ट्ज बोल सकते हैं। तो उसके बीच में होना चाहिए। फिर देखिए कि ध्वनि तरंग, ध्वनि का संचरण भी किसी पदार्थ के कणों के दोलन के द्वारा होता है। तो यह भी एक मैकेनिकल जो भी तरंग जो होता है वो समझ जाइए कि जैसे किसी न किसी माध्यम के कहता है कि किसी माध्यम के द्वारा वो चलता है, मतलब करता है। तो फिर उसको कहते हैं मैकेनिक कहते हैं। तो मैकेनिकल आप यांत्रिक जो बोलते हैं, यांत्रिक का मतलब ही होता है कि चलता फिरता। यांत्रिक का मतलब चलता फिरता। तो पदार्थ का कण जैसे क्या होता है, हिलता डुलता है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, यांत्रिक तरंग है। फिर आप ये भी देखेंगे कि एक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव देखे थे वो क्या थे कि बिना माध्यम के, बिना भी या फिर कहिए माध्यम के बगैर भी वो चल सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती चलने के लिए उनको हम यांत्रिक तरंग बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम पिछले के चैप्टर में आपको हम सबसे पहले तरंग जो पढ़ाए थे तो उसमें हम पढ़ा दिए थे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं और देखिए कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट पर मतलब कि चल कर के देखते हैं जब, तो देखिए इसमें अगला पॉइंट पर मतलब कि चलते हैं। तो कहता है ध्वनि ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करता है, लेकिन ठोसों में यह अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव के रूप में गमन करता है। देखिए कहता है कि ध्वनि जो होता है ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करते हैं, लेकिन ठोसों में यह अनुप्रस्थ के रूप में गमन करता है।
ये थोड़ा सा कुछ कंट्राडिक्शन लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ भी ठोस लिखा हुआ है और यहाँ भी ठोस के बारे में ही बोल रहा है, तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्ट पॉइंट है, तो इसको रहने देते हैं। लेकिन फिर भी आप इतना जान लीजिए, अगर ध्वनि के बारे में अगर कहिएगा तो ध्वनि जो चलता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब कि अनुदैर्ध्य होता है। वो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, तो अनुदैर्ध्य होता है। फिर देखिए आपको मतलब क्या रखना है, आपको आगे वाला पॉइंट को याद रखना है, तो आपको आगे वाला पॉइंट को याद रखना है। फिर देखिए कि आपको ये जो श्रव्य तरंग या फिर ध्वनि तरंग जो होता है ऑडिएबल वेव्स जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की जो ध्वनि होते हैं उन तरंगों को इस श्रेणी में रखा जाता है जिसको कि ऑडिएबल वेव्स बोलते हैं। तो जो अभी आप ध्वनि का परिभाषा देखे थे कि वे तरंग जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि बोलते हैं। और इसी को ऑडिएबल साउंड भी बोलते हैं, ऑडिएबल वेव भी बोलते हैं, ऑडिएबल तरंग भी बोलते हैं। तो ऑडिएबल वेव 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग ये इस श्रेणी में आती है। तनी हुई डोरी, तबले की झिल्ली तथा मानव स्वर से उत्पन्न तरंगे श्रव्य तरंगे होते हैं। मतलब कि जो आपके कानों को सुनाई पड़ता है ध्वनि, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे भी बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग बोलते हैं। अब देखिए एक होता है अब श्रव्य तरंगे, तो ऑडिएबल वेव्स किसको कहते हैं? देखिए सबसे पहले ध्वनि किसको कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि जो श्रव्य तरंगे होते हैं उन्हीं को हम ध्वनि कहते हैं। क्योंकि आप ऊपर भी आप डिफिनीसन देखे थे कि 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो तरंग होते हैं, आवृत्ति वाले जो तरंग होते हैं उनको हम ध्वनि कहते हैं। और आप जब यहाँ देख रहे हैं तो श्रव्य तरंग का परिभाषा देख रहे हैं। अब श्रव्य तरंग का आप देखिएगा परिभाषा, फिर प्राश्रव्य तरंग का परिभाषा देखिएगा। तो ये 3 प्रकार के तरंग के परिभाषा को आपको जानना होगा। तो श्रव्य तरंग किसको कहते हैं? तो श्रव्य तरंग कहते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो तरंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले को श्रव्य तरंग बोलते हैं। और अब श्रव्य किसको कहते हैं? तो जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है 16.6 मीटर से अधिक होती है। इसकी जो तरंग दैर्ध्य जो होती है 16.6 मीटर से अधिक होते हैं। इसे मनुष्य सुन नहीं सकता। ये बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। कहता है कि ये जो होता है ना, ये मनुष्य सुन नहीं सकता, ये बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। तो इसीलिए मतलब कि इसको हम अब श्रव्य तरंग बोलते हैं। तो अब श्रव्य तरंग किसको बोलते हैं? जो 20 हर्ट्ज से कम हो उसको हम अब श्रव्य बोलते हैं। या फिर इनफ्रा, इनका देखिए मतलब होता है अंदर होता है, इनका मतलब समझिए कम होता है। इनका मतलब क्या होता है? कम होता है। इन्फ्रा का मतलब कम होता है और अल्ट्रा का मतलब ज़्यादा होता है। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। तो इन्फ्रासोनिक वेव्स किसको कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम तरंग की आवृत्ति वाले तरंग को क्या कहते हैं? अपश्रव्य। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, अब देखिए पराश्रव्य किसको कहते हैं? तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि होती है, उन ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है उसको हम पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। और ये देखिए कि मनुष्य के द्वारा यह सुनी नहीं जा सकती है, लेकिन मच्छर होंगे, कुत्ता हो गया, और फिर मच्छर हो गया, कुत्ता हो गया, इसका चमगादड़ द्वारा इसे सुना जा सकता है। तो इसीलिए आप सुनते भी होंगे कि अगर कुछ अनहोनी अगर होती है तो कुत्ता को पहले ये चीज़ का मालूम पड़ जाता है। कुत्ता को क्या होता है? पहले मालूम पड़ जाता है। या फिर आप सुने भी होंगे कि अगर भूकंप अगर आता है तो मतलब पहले जानकारी कुत्ता को मिल जाता है। तो यह भी सुने होंगे। तो यही है कि जैसे अगर ये जो होता है मनुष्य के द्वारा सुना नहीं जा सकता, लेकिन कुत्ता, चमगादड़ या फिर मच्छर के द्वारा इसको सुना जा सकता है। फिर देखिए कि इसके बारे में कहा जाता है कि इस तरह की आवृत्ति तो अधिक होती है, ऊर्जा अधिक, लेकिन तरंग दैर्ध्य आप भी जानते हैं कि जो ऊर्जा जो होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो फिर ऊर्जा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि तरंग दैर्ध्य जो होता है वह 1.66 सेंटीमीटर होता है, मतलब उससे भी कम होता है, मतलब कि छोटा होता है।
तरंग दैर्घ्य क्या होता है, छोटा होता है। अब सरब में क्या देखते हैं कि 16.6 मीटर से अधिक इसका तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, 16.6 मीटर से 16.6 मीटर से अधिक होता है तरंग दैर्घ्य की लंबाई जो होता है। और इसमें तरंग दैर्घ्य की लंबाई प्रासरब में क्या होता है कि 1.66 सेंटीमीटर से कम ही होता है। फिर देखिए कि तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इसे पतली किरण पुंज के रूप में दूर तक इसे भेज सकते हैं या भेजा जा सकता है। अब कहता है कि तरंग दैर्घ्य जो होता है वह बहुत ही कम होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है वह बहुत कम होता है, इसीलिए इसको हम पतली किरण पुंज के रूप में, पतली किरण पुंज के रूप में इसे भेजी जाती है। कहता है कि यह तरंग गाल्टन की सीटी, दाब, विद्युत प्रभाव एवं क्वार्ज क्रिस्टलों के कंपन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये तरंग जो होती है गाल्टन की सीटी, ये जो सीटी जो होता है ना, सीटी मारा जो हो जाता होगा, पता नहीं गाल्टन की सीटी क्या होता है, या फिर दाब, विद्युत प्रभाव या फिर क्वार्ज क्रिस्टलों के द्वारा उत्पन्न जो किए जाते हैं इस प्रकार के ध्वनि, तो इसको हम प्रासरव्य ध्वनि कर। प्रासरव्य तरंगों का उपयोग देखिए इसमें, मतलब कि आप पॉइंट के रूप में देखते जाइए। तो जैसे कि अब देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए कि ये हो गया। फिर देखिए प्रासरव्य तरंगों का उपयोग जल के अंदर सोनार के उपयोग द्वारा गहराई ज्ञात करने में तथा संकेत भेजने में, अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा आमाशय तथा गर्भाशय की जांच में, और दूध के जीवाणुओं को नष्ट करने में, और कल कारखानों में चिमनियों को साफ करने में, और मच्छरों को दूर भगाने तथा मछलियों को आकर्षित करने में इत्यादि में इसका उपयोग होता है। क्या मतलब कि बताइए कि इतना सारा एग्जाम्पल आप अगर किसी भी चैनल पर अगर पढ़ते हैं या फिर मतलब इस प्रकार से, तो इतना आपको मतलब वो नहीं दे पाता। तो आप देखिए सब यहाँ देख लीजिए कि आप जो भी हैं सभी के बारे में देख सकते हैं कि जल के अंदर सोनार के उपयोग द्वारा प्रासरव्य ज्ञात करने में तथा इसके संकेत भेजने में, अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा आमाशय तथा गर्भाशय की जांच की जाती है। तो अल्ट्रासोन जैसे ना अल्ट्रासाउंड आप लोग करवाते होंगे ना, तो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासाउंड वही उसी चीज़ से बना है कि अल्ट्रासाउंड करवाता है। तो लोग आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड जो होता है, अल्ट्रासाउंड का ही आप यूज करते हैं किस में, कि अगर कोई भी अगर जैसे कि प्रेग्नेंट अगर मतलब लेडी अगर हैं, तो फिर उनके जो मतलब होता है ना कि बच्चा की स्थिति जानने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। तो फिर मतलब कि वो जो मतलब करने में सहायता कौन होता है, तो ये प्रासरव्य तरंगों का उपयोग आप करते हैं। इसका उपयोग जो है दूध के जीवाणुओं को नष्ट करने में भी होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूध के जीवाणुओं को नष्ट करने में होता है, कल कारखानों में चिमनियों को साफ करने में होता है। ये देखिए ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा कहीं न कहीं, प्रश्न में आपको ज़रूर मिलेगा और मिलता भी है। मच्छरों को दूर भगाने तथा मछलियों को आकर्षित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए मछली को अगर आपको आकर्षित करना होगा तो भी अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए फिर एक होता है शॉक वेव्स। शॉक वेव्स क्या होता है कि जैसे होता है ना कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो तो इस वस्तु को सुपरसोनिक कहते हैं। अब देखिए एक शॉक वेव्स भी होते हैं। शॉक वेव्स किसको कहते हैं, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो तो इस वस्तु को सुपरसोनिक कहा जाता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो तो इस वस्तु को सुपरसोनिक कहा जाता है। जब सुपरसोनिक वस्तु माध्यम में गति करता है तो वस्तु अपने पीछे माध्यम में एक तरंग शंक्वाकार रूप में छोड़ता है, जिसे प्रघाती तरंग कहते हैं। ये तरंग भवन या पेड़ों से टकराकर उसकी क्षति करता है। अब देखिए मैक संख्या क्या होता है कि मैक संख्या होता है कि वस्तु की माध्यम में चाल। देखिए मैक संख्याओं के बारे में आप पढ़ते हैं तो ये मैक संख्या क्या होते हैं
ये मैक संख्या जो होते हैं आपके, ये मैक संख्या कहता है माध्यम में ताप एवं दाब की समान परिस्थितियों में ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। तो मैक संख्या अगर ज्ञात करना हो तो वस्तु की माध्यम में जो चाल होता है उसको आप ऊपर रखिएगा, फिर उसको तुलना करना है ध्वनि के उसी माध्यम में चाल से, तो फिर आपको मैक संख्या निकल जाएगा। अगर आपको मैक संख्या जैसे 1 प्राप्त हो रहा है, 1 से कम प्राप्त हो रहा है, तो 1 से अगर कम प्राप्त हो रहा है आपको, तो समझिए कि वो वस्तु सब सोनिक उसको कहा जाता है, सब सोनिक कहा जाता है। जब मैक संख्या 1 के बराबर हो तो उसको हम वस्तु की क्या कहते हैं, वस्तु ध्वनिक कहते हैं। मतलब मैक संख्या 1 को वस्तु ध्वनिक कहते हैं, मतलब कि वह साउंड के इक्वल है। और फिर मैक संख्या 1 से 5 के बीच में हो तो उसको हम सुपर सोनिक या फिर प्राध्वनिक सुपर सोनिक कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सोनिक कहते हैं। और फिर जब मैक संख्या 5 से 10 हो तो उसको हम हाइपर सोनिक कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर सोनिक कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि अगर मैक संख्या 1 से कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सब सोनिक कहते हैं। सब का मतलब क्या होता है, कम होता है। तो अगर 1 से कम हो तो उसको हम सब सोनिक कहेंगे। 1 से कम होने का मतलब क्या, या फिर देखिए सबसे पहले मैक संख्या अगर 1 आता है तो इसका मतलब है कि मतलब किसी भी ध्वनि का वेग जो होता है या किसी भी वस्तु का जो वेग होता है, वस्तु का जो वेग होता है वो साउंड के वेग के बराबर है, साउंड के चाल के बराबर, साउंड के चाल के बराबर है, साउंड के वेग के बराबर है। अगर साउंड के वेग के बराबर हो मतलब किसी वस्तु का चाल, तो उसको हम मैक संख्या 1 से प्रदर्शित करते हैं। अगर साउंड का वेव जो है, साउंड का वेव अगर ज़्यादा हो वस्तु के वेग से तो उसको हम क्या कहते हैं, सब सोनिक कहते हैं। और अगर वस्तु का वेग ही साउंड के वेव से बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सुपर सोनिक कहते हैं। लेकिन यही अगर जैसे कि 1 से 5 के बीच में हो तो उसको हम सुपर सोनिक कहते हैं। लेकिन अगर 5 से 10 के बीच में हो तो उसको हम हाइपर सोनिक कहते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हाइपर सोनिक किसको कहते हैं, जो 5 से 10 के बीच में हो, मैक संख्या 5 से 10 के बीच में अगर हो तो उसको हम सुपर सोनिक करते थे। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, आगे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। तो आप याद रखिएगा कि मैक संख्या अगर 5 से 10 के बीच में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक कहते हैं। फिर देखिए ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल यहाँ पर है, ध्वनि की चाल आप निकाल देंगे। जैसे स्पीड ऑफ साउंड, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, या विभिन्न माध्यमों की प्रत्यास्थता एवं घनत्व के कारण होता है। देखिए सिंपल सा बात है कि किसी भी ध्वनि, किसी भी तरंग जो होता है या फिर किसी भी ध्वनि का जो वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग आपको जो प्राप्त जो होता है, तो वो केवल और केवल कहा जाता है कि किस पर डिपेंड करता है। तो अगर अलग अलग मतलब कि चाल आपको प्राप्त हो रहा है, एक ही तरह मतलब एक ही वेव आप लीजिए, आप एक ही वेव लीजिए और उसको अलग अलग माध्यम से गुजारिए, तो वो माध्यम के क्या हो जाएगा, प्रतिआस्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है। देखिए अब यहाँ से जो है प्रश्न आपको पूछा जाएगा, साउंड के चैप्टर में जो प्रश्न जो पूछा जाता है इन्हीं सभी चीज़ों से पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कि जब प्रतिस्थता माध्यम में ध्वनि की चाल, अगर भी स्पीड साउंड का वेव अगर ध्वनि की चाल निकालिएगा तो रूट अंडर माध्यम की प्रतिस्थता बटा में माध्यम का घनत्व कहता है कि ध्वनि की जो चाल होती है इस पर निर्भर करता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर ठोस में ध्वनि की चाल भी मतलब एस जो लिखा हुआ है बराबर में रूट अंडर वाई अपॉन डी, वाई जो होता है यंग्स प्रतिस्थता गुणांक इसको बोलते हैं, इसको यंग्स मॉड्यूलस मतलब भी कहा जाता है, और फिर डी बराबर घनत्व हो जाता है। द्रव एवं गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होता है, वी एस बराबर में रूट अंडर बी अपॉन डी, बी क्या है, इसको बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो बी जो हो जाएगा यहाँ पर आयतन प्रतिस्थता गुणांक होता है, डी बराबर घनत्व होता है। तो ये देख रहे हैं कि घनत्व पर निर्भर करता है और घनत्व के मतलब व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है। ये स्क्वायर रूट व्युत्क्रम मतलब घनत्व के स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बृहद ठोस जैसे पृथ्वी की सतह में ध्वनि की चाल जो होती है
वो मतलब इस प्रकार से निर्भर करता है √b+4/3 इसको हम क्या न्यू बोलते हैं अपॉन में d बराबर में b बराबर में आयतन प्रतिस्थता गुणांक न्यू बराबर में दृढ़ता गुणांक होता है d बराबर में घनत्व। देखिए सिंपली आपको इतना ये सभी याद रखना नहीं है। आप अगर सिंपली अगर ग्रुप डी और फिर NTPC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों को देखिए कि याद नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है तो आपको हम बताते हैं कि याद क्या रखना है। इन सभी चीज़ों को आपको याद नहीं रखना है, बस आप सिंपली इतना याद रखिए कि यहाँ जो एक लाइन में जो दिया हुआ था ना कि जो ध्वनि की चाल जो होती है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है और यह विभिन्न माध्यमों की प्रत्यास्थता एवं घनत्व के कारण से होती है। तो बस इतना याद रखिए कि ध्वनि की चाल किस पर डिपेंड करता है तो घनत्व और फिर प्रत्यास्थता पर, माध्यम के प्रत्यास्थता पर डिपेंड करता है। या फिर पॉइंट नंबर जैसे यहाँ पर जो दिया गया है अब यहाँ से आप देख सकते हैं, बस उसको आप केवल देख लिए थे ना कि कैसे 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 डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर आप समझ जाइएगा जैसे कि जिस माध्यम की प्रत्यास्थता जितनी अधिक तथा घनत्व जितना कम होता है ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। आप घनत्व क्या देख रहे थे कि सब जगह घनत्व जो था वह नीचे में ही आ रहा था। तो घनत्व जितना कम होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला डिवाइड, नीचे जो मतलब बट्टा के रूप में जो लिखा हुआ रहता है इसका मतलब उससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड आप नीचे में जितना बड़ा संख्या से कीजिएगा तो ये वैल्यू ऊपर का वैल्यू उतना ही कम आएगा। या फिर कहिए कि जो VS वेलोसिटी ऑफ स्पीड जो होता है, साउंड का जो स्पीड होता है वो क्या हो जाएगा, आपको कम प्राप्त होगा। लेकिन आप जितना नीचे में कम संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो आपको वेलोसिटी जो होता है साउंड का वो ज़्यादा प्राप्त होगा। इसीलिए डी क्या रहना चाहिए, घनत्व क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। और माध्यम की जो प्रतिस्थता मतलब इलास्टिसिटी वाला जो गुण होना चाहिए कि वो इलास्टिसिटी किसको कहते हैं, तो जो क्या होता है कि आप पहले उसको दाबिए, दाबने के बाद फिर उसको छोड़ दीजिए, छोड़ देने के बाद आपको देखिएगा कि वो अपने उसी शेप में अगर आ जा रहा है तो उसको उसमें समझिए कि आप इलास्टिसिटी है। जैसे आप एक गेंद का रबर वाला गेंद को आप देखे होंगे, जो क्रिकेट अगर आप खेलते होंगे तो रबर वाला गेंद होता है, आप उसको पहले दबाइए, दबाने के बाद फिर उसको छोड़ दीजिए तो आप देखिएगा कि फिर से वो गेंद उसी रूप में जैसा गेंद रहता है उसी रूप में आ जाता है। तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी का गुण बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वही होता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी अगर माध्यम का वही है कि जैसे अगर माध्यम का जो कण जो होता है इधर उधर अगर जाने में असमर्थ है तो आप उसमें समझिए कि इलास्टिसिटी का गुण बहुत ही ज़्यादा होता है। आप जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर ठोस में देखिए तो ठोस में किसी पदार्थ में देखिएगा तो फिर मतलब कि उसका जो आप उसको दबाइएगा तो वो अपना मतलब फिर से उसी शेप में नहीं आता है। तो उसका मतलब क्या है कि उसमें इलास्टिसिटी का गुण उतना नहीं है या फिर है ही नहीं। लेकिन किसी पदार्थ में ऐसा होता है, रिटर्न कर लेता है। तो अब वही चीज़ है कि जैसे देखिए तो आप देखें कि जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है कि माध्यम की प्रतिस्थता जितनी अधिक होगी और घनत्व जितना कम होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। देखिए यही बात आपको पकड़ना था और यही बात परीक्षा में पूछा जाता है। और इसमें आपको क्वेश्चन सभी हम दिखाएंगे कि देखिए इसमें बोला गया है और फिर आप याद रखिए इस चीज़ को। ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहता ध्वनि की चाल सर्वाधिक, इसके बाद द्रव में कहता है ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होता है, इसके बाद द्रव में होता है, सबसे कम गैस में होती है। इस चीज़ को भी आप रखिएगा कि जो स्पीड जो होता है साउंड का, वेलोसिटी ऑफ ध्वनि का जो स्पीड होता है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है और फिर लिक्विड में होता है और फिर गैस में होता है। फिर देखिए ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता, ध्वनि के गमन के लिए पदार्थ के माध्यम का होना आवश्यक होता है। देखिए शुरू में ही आपको बताए थे कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग उसी तरंग को कहते हैं जो तरंग माध्यम के कणों पर डिपेंड करता है या फिर उसको चलने के लिए माध्यम के कण की आवश्यकता होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग बोलते हैं। तो ध्वनि आपका क्या है, यांत्रिक तरंग है। इसका मतलब है कि बिना माध्यम का यह नहीं चल सकता है। तो इसका मतलब निर्वात क्या होता है, निर्वात होता है कि उसमें कुछ भी नहीं हो। निर्वात का मतलब शून्य, मतलब कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि माध्यम भी नहीं होना चाहिए। तो माध्यम अनुपस्थित रहता है, तो माध्यम जब अनुपस्थित रहेगा तो ध्वनि तरंग नहीं चलेगा। तो वही है पॉइंट जो है, सो ध्वनि तरंग जो है निर्वात में नहीं चलेगा। तो यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर देखिए न्यूटन के ध्वनि चाल का सूत्र क्या होता है। न्यूटन देखिए ये इस चीज़ को आपको मतलब कि आगे याद रखना है, आगे बताएंगे कहाँ पर याद रखना है। कहता है न्यूटन के अनुसार न्यूटन के ध्वनि चाल का सूत्र क्या है कि न्यूटन के अनुसार जब ध्वनि माध्यम से गमन करती है तो वह समतापीय घटना है, अर्थात संपीड़न एवं विरलन के उत्पन्न होने में संपीड़न पर ऊष्मा उत्पन्न होती है जो विरलन पर समाप्त हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में निकाय का ताप नहीं बढ़ता है। देखिए न्यूटन के अनुसार जब ध्वनि माध्यम से गमन करती है तो समतापीय घटना है, यह अर्थात संपीड़न
एवं विरलन के उत्पन्न होने में संपीड़न पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए अगर संपीड़न हो रहा है तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, और विरलन होने पर मतलब वह ऊष्मा समाप्त हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में निकाय का ताप नहीं बढ़ता है, वो मतलब क्या रहता है, निकाय का तापमान नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए हम उसको कह सकते हैं समतापीय घटना होता है। तो यह पूछा जा सकता है कि अभी देखिए यह पूछा जा सकता है कि जो ध्वनि का जो चाल होता है, अगर वो ध्वनि न्यूटन साहब बताए थे ध्वनि के बारे में, ध्वनि के एक अलग ही गुण के बारे में कि ध्वनि जो चलता है या फिर ध्वनि जो चलता है यह किस प्रकार का घटना है। तो ये समतापीय घटना है कि संपीड़न होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, संपीड़न होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन विरलन होता है तो ऊष्मा वही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ये क्या है, मतलब समतापीय घटना होता है। और समतापीय प्रतिस्थता जो ये जो होता है दाब, देखिए यहाँ पर B बराबर समतापीय प्रतिस्थता है और दाब P है। तो ध्वनि की चाल Vs बराबर क्या हो जाएगा, √B/d। तो B क्या है, यहाँ पर इलास्टिसिटी है, मतलब कि प्रतिस्थता है, और इसी को हम √P/d भी लिख सकते हैं, √P/d भी लिख सकते हैं। P क्या है, प्रेशर हो जाएगा। तो NTP पर वायु के लिए प्रेशर जो होता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एवं घनत्व जो होता है D बराबर में मतलब क्या होता है 1.29 kg/m³ होता है घनत्व। तो ये आप जानते होंगे कि जो वायु का जो घनत्व होता है 1.29 kg/m³ होता है। यह जो NTP पर जो होता है, NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है कि P बराबर जो होता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। भी वायु का जो होता है, वायु का जो मतलब कि जिस प्रकार से देखिएगा तो वायु में देखिएगा तो √1.01 × 10⁵ और फिर 1.29 तो बराबर 280 मीटर पर सेकेंड यहाँ से निकल के आया, कितना आया 280 मीटर पर सेकेंड आया। और वस्तुतः ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये मतलब कि है आइडियल केस होता है कि ये ओवरऑल मतलब कि निकालिएगा तो आइडियल केस में आपको 332 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा। ये होता है ना कि तो आपको याद जो रखना है, यही याद रखना है कि वस्तुतः ध्वनि की चाल कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ये जो घनत्व जो लिया गया, जैसे ये देखिए प्रेशर जो लिया गया, प्रेशर तो सही लिया गया, या फिर प्रेशर भी कहिएगा तो कहीं कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। और उसी प्रकार से कि घनत्व भी कहीं बढ़ता है कहीं घटता है। तो फिर मतलब लेकिन उस चीज़ को आप याद रखिएगा कि 332 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, ध्वनि की चाल वायु में होता है। और देखिए लेप्लास शुद्धिकरण, एक लेप्लास का मतलब कि थ्योरी आता है। तो लेप्लास ने न्यूटन के ध्वनि के चाल के सूत्र में संशोधन कर यह बताया कि गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल एक रुद्धोष्म प्रक्रिया है। एक क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रिया, जिसको कि एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें तापमान तो नियत नहीं रहता है लेकिन ऊष्मा नियत रहता है। तापमान तो नियत नहीं रहता लेकिन ऊष्मा नियत रहता है। देखिए लेप्लास शुद्धिकरण बताया गया है कि लेप्लास साहब भी मतलब कि लेप्लास लॉ क्या था, तो लेप्लास लॉ मतलब कि न्यूटन साहब के जो लॉ थे उनमें वह शुद्धि किए थे, मतलब शुद्धि किए थे। उन्होंने क्या था कि ये एक समतापीय प्रक्रिया जिसमें कि ताप नहीं बढ़ता है, लेकिन उन्होंने मतलब कि इस चीज़ को गलत माना, बोला कि ताप तो मतलब कि जैसे ताप क्या रहता है, देखिए यहाँ पर लिखा है ताप जो होता है जिसमें ताप तो नियत नहीं रहता है लेकिन ऊष्मा नियत रहता है। तो इसीलिए मतलब कि आपको इसको क्या कहिएगा, ऊष्मा जिसमें नियत रहेगा तो उसको हम रुद्धोष्म मतलब प्रक्रिया कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर मतलब कि क्या आया, गामा आया, जो कि मतलब कि क्या एडियाबैटिक कांस्टेंट है, गामा विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। और देखिए Vs जो हो जाएगा √B/d गामा/P हो जाएगा बराबर गामा √गामा RT/m हो जाए। वायु के लिए गामा का मान 1.41 होता है, तो Vs बराबर 1 यहाँ है ना √, यहाँ पर देखिए कि रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा B/d √P/d और बराबर में RT/m होता है। तो वायु के लिए गामा का मान जो है 1.41 होता है। तो Vs बराबर में √1.41 × 2⁻80 बराबर में 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यह भी मतलब देखिए यहाँ पर अब आपको निकल गया है ना, यहाँ पर अब आपको निकल गया ना कि ये 332 मीटर पर सेकेंड होता है।
तो देखिए यहाँ पर क्या था कि हम लोग जो निकाले थे ना, यहाँ पर जो 280 मीटर पर सेकंड जो आया था, ये न्यूटन साहब, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई साहब बन गया। ये अगर आपसे अगर पूछा जाए कि न्यूटन जब निकाले थे तो वायु में साउंड का वेव कितना निकाले थे, तो 280 निकाले थे। लेकिन लैप्लास शुद्धिकरण, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वस्तुतः इसमें ध्वनि की चाल क्या होता है, 332 मीटर पर सेकंड। लगता है इसमें कुछ न कुछ गलती रहा होगा न्यूटन साहब के अथी निकालने फॉर्मूला में। तो वही था कि जैसे ये रुद्धोष्म परतीय अस्थता के कारण से ऐसा हुआ कि इसमें गामा भी आना चाहिए, तो गामा आया, तो गामा आने के बाद मतलब कि गामा का 1.41 होता है वायु में, तो इसको जब यहाँ पर रखा गया तो ये 332 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। तो यही देखिए कि ये दो चीज़ हम पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े कि पहले सबसे पहले न्यूटन साहब निकाले तो 280 निकाले थे, लेकिन हम जानते हैं 332 मीटर पर सेकंड होते हैं। इसका मतलब न्यूटन में कुछ न कुछ, न्यूटन के फार्मूला में कुछ न कुछ गलती रहा होगा, तो वही सुधार करके लैप्लास ने दिए थे अपना फार्मूला, और उनका फार्मूला था √गामा p/d। देखिए p/d मतलब √p/d, तो मतलब वो भी दिए थे, न्यूटन साहब भी दिए थे, लेकिन गामा इसमें आ गया है। गामा क्या है कि विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, मतलब स्पेसिफिक, मतलब कि यही स्पेसिफिक हीट का क्या है, ये रेशियो है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए आपको याद कुछ रखना होगा कि जैसे ठोस में, द्रव में और फिर मतलब गैस में कि साउंड का वेव क्या होता है। तो देखिए आप याद रखिए कि ठोस में अगर आप देखिएगा, जैसे ये एल्युमिनियम लोहा में आपको अक्सर पूछ लिया जाता है कि लोहा में बताइए कि चाल क्या होता है साउंड का। तो लोहा में याद रखिएगा कि यहाँ पर 5130 मीटर पर सेकंड होता है। देखिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जो कि रूम टेम्परेचर होता है, तो रूम टेम्परेचर पर अगर बात कीजिएगा तो ये 5900 क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन आप एल्युमिनियम की अगर बात कीजिएगा तो ये 6400 देखिए कि 6420 मीटर पर सेकंड है। मतलब क्या कि एल्युमिनियम में जो होता है ना, वो एल्युमिनियम में लोहा की अपेक्षा एल्युमिनियम में ज़्यादा मतलब कि स्पीड होता है। आप देख सकते हैं 6420 मीटर पर सेकंड है, और उसी पर 6420 मीटर पर सेकेंड मतलब 25 डिग्री पर भी होता है ये। तो एल्युमिनियम क्या होता है कि आप भी जानते होंगे कि जैसे एल्युमिनियम में परतीय अस्थाता ज़्यादा होता है, लोहा की अपेक्षा परतीय अस्थाता ज़्यादा होता है एल्युमिनियम में, इसीलिए ऐसा हुआ कि चाल बढ़ गया। आप जानते होंगे कि जैसे आप अभी तुरंत पढ़े ना कि चाल किस पर डिपेंड करता है, तो चाल जो होता है ना, ध्वनि जिस माध्यम में चल रहा है, तो माध्यम के घनत्व और फिर माध्यम के घनत्व, इसके बाद माध्यम के परतीय सतह पर डिपेंड करता है, परतीय सतह पर डिपेंड करता है। तो ये आप मतलब देख सकते हैं। तो आप लोहा के बारे में और एल्युमिनियम के बारे में याद रखिएगा, अक्सर ये आप से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर देखिए कांच के बारे में भी अगर देखिएगा तो कांच में ये 5460 मीटर पर सेकंड होता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कांच में ज़्यादा होता है लोहा से, कांच में क्या होता है, लोहा से ज़्यादा होता है। और ये भी डाटा भी पूछता है, डाटा भी ऐसा नहीं कि नहीं याद रखिएगा, डाटा भी पूछ लिया जाता है। जैसे पढ़े थे ना कि 6420 मतलब जो पढ़े थे एल्युमिनियम में, और फिर 5950 मतलब पढ़े थे किस में, मतलब लोहा में, और फिर मतलब कि यहाँ 5400 मतलब कि जैसे क्या है कांच में 3980 है रूम टेम्परेचर पर, और फिर यहाँ पर ये, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर जल में देखिए 1533 हो जाएगा जल में, समुद्री जल में समुद्र का जल क्या होता है, थोड़ा सा घनत्व में ज़्यादा होता है आशुद्ध जल की अपेक्षा। तो आशुद्ध जल में देखिए कम ही स्पीड होता है, 1493 मीटर होता है, मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन आप अगर समुद्री जल की बात किया जाए तो 1533 मीटर पर सेकंड होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जैसे ऐसा होता है। इसके बाद फिर देखिए इथेनॉल में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको इथेनॉल में 1213 मीटर पर सेकंड होता है। गैस में भी देख लीजिए, हाइड्रोजन में 1259 होता है, और फिर हीलियम वायु में अगर देखिएगा 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आपसे वायु में पूछ लिया जाएगा। फिर आपको जल समुद्री जल में, और फिर जो मतलब आशुद्ध जल समुद्री जल में ये पूछ लिया जाएगा। फिर कांच में, लोहा में, और फिर जैसे कि आपको स्टील में भी देखिए पूछता है। स्टील में आप याद रखिए 5960 मतलब क्या होता है, स्टील में होता है। तो ये चीज़ को भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा क्या किया जाएगा, तो आप एल्युमिनियम का याद रखिएगा कि 6420 होता है। फिर आप मतलब लोहा का याद रखिएगा कि 5900 क्या होता था, लोहा में 5950 होता है। फिर स्टील का भी याद रखिएगा 5960 मतलब 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है, 5960 हो जाएगा स्टील में। इसके बाद फिर कांच में याद रखिएगा तो 3980 मतलब मीटर पर सेकंड हो जाएगा कांच में। फिर देखिए अगर पारा की बात किया जाए तो पारा में मतलब 1450 होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप बात करते हैं जो समुद्री जल की है, तो समुद्री जल
जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है द्रव में, तो 1531 मीटर पर सेकेंड, और 1493 मीटर पर सेकेंड किसमें होता है, अशुद्ध जल में होता है। इथेनॉल में 1207 होता है। अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए 1284 उसी प्रकार से, और वायु में बात किया जाए 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 346 मीटर पर सेकेंड मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो याद रखिएगा कि 332 जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह है। कभी कभी वायु में आपसे पूछेगा लेकिन दे देगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, 346 मीटर पर सेकेंड दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 300 मतलब कि आप क्या दीजिएगा 32 मीटर पर सेकेंड दे दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 332 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। लेकिन 346 मीटर पर सेकेंड है वह किस पर है, 346 मीटर पर सेकेंड जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप बताइए। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मतलब है कि आपको पढ़ना क्या है ध्वनि चैप्टर में, तो आपको यही सब पढ़ना है कि जैसे देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैसीय माध्यमों में ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले कारक तो ये हैं, जैसे नियत तापक्रम पर दाब का प्रभाव आप पढ़े होंगे। जैसे आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है ग्रुप डी और फिर एनटीपीसी का अगर पेपर आप अगर सॉल्व करते होंगे, अगर जैसे आप अगर सेट बनाते होंगे, सेट प्रैक्टिस करते होंगे, तो उसमें आप ये सभी प्रश्न को देखते होंगे कि नियत तापक्रम पर दाब का प्रभाव, दाब का भी प्रभाव, जैसे ध्वनि की चाल गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर गैस का घनत्व भी बढ़ता है तथा P/D का अनुपात नियत रहता है। तो देखिए इसीलिए सबसे बड़ा चीज़ जो है मतलब कि कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा ऐसा जिससे दाब पर भी निर्भर करता है। तो दाब पर निर्भर ये नहीं करता है, क्योंकि दाब को अगर बढ़ाइएगा ना तो घनत्व में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, घनत्व में बदलाव हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी आप निकालते हैं साउंड का, तो √P/D। तो अगर P को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो P को जैसे बढ़ाइएगा ना तो D भी उसी रेशियो से बढ़ जाता है। तो D भी उसी रेशियो से बढ़ जाता है, तो ओवरऑल क्या देखिएगा, P भी बढ़ गया, D भी बढ़ गया, उतना से D भी बढ़ गया। तो इसका मतलब कि जैसे जब दोनों ही बढ़ रहा है तो फिर कोई चेंजिंग नहीं आता है, वो रेशियो उतना ही रह जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे क्या होता है कि प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए तापक्रम का प्रभाव, अब देखिए दूसरा है कि तापक्रम का प्रभाव, तो तापक्रम के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, तो इसको भी देख लीजिए कि तापक्रम कैसे बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगा। तो आप एक जगह देखे होंगे कि जब आप निकाल देंगे लेप्लास लॉ के द्वारा, तो लेप्लास के द्वारा क्या था कि भी स्पीड जो होता है √Γ/RT/m होता है, जहाँ पर मतलब गामा क्या है, गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, जो कि पिछली भी आपको लेप्लास लॉ में बताए थे। और R यहाँ पर क्या है, तो गैस स्थिरांक, जिसको कि आप गैस कांस्टेंट बोलते हैं। और T बराबर क्या है, तो यहाँ पर परम ताप है, जो कि आप इसको केल्विन में आपको लिखना है, परम ताप को आपको केल्विन में लिखना रहता है। और VS बराबर क्या है, तो VS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए इस चीज़ को आपको याद रखना है। आप उधर जो न्यूटन्स के लॉ में जो पढ़े थे फॉर्मूला, या फिर जो मतलब लेप्लास के लॉ में पढ़े थे फॉर्मूला, तो लेप्लास के लॉ के अनुसार से आप क्या पढ़े थे कि ये गामा P/D आप ये पढ़े थे, तो इसको आप याद रखिएगा। तो P अगर बढ़ता है तो D भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है, इसीलिए दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए P पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आप देखे थे, पहला क्या देखे थे, ऊपर जो अभी देखे थे, तो ये वाला देखे थे। फिर देखे दूसरा देखे थे ताप पर निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है, और कैसे निर्भर करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T के, मतलब √T पर निर्भर करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए कि √T पर निर्भर करता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी, अगर आपको ध्वनि की चाल परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होता है, तो आप इस अनुसार से लिख सकते हैं √T1/T2। अगर V1 एक स्पीड को निकाल रहे हैं, V2 दूसरा अगर है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यदि तापक्रम का मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि निकलता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है वायु में 0.61 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ जाता है। तो देखिए ये कहा जाता है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप अभी तुरंत देखें कि आपको हम बताएं कि ध्वनि का जो चाल जो होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर को अगर बढ़ा दीजिएगा तो फिर ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। ध्वनि की चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना से बढ़ता है, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज होइएगा मतलब दाब में। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए दाब दे देगा, ताप दे देगा, और दाब और ताप इसी चीज़ में आपको कंफ्यूज करवाया जाएगा कि बताइए कि ताप पर निर्भर करता है या फिर दाब पर निर्भर करता है। तो आप जानते हैं कि जैसे दाब पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ताप पर निर्भर करता है। ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ये डायरेक्टली √T पर डिपेंड करता है।
तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। फिर है कि घनत्व पर डिपेंड करता है, तो आपको शुरू में ही हम बताए थे कि घनत्व पर डिपेंड करता है। और घनत्व पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, तो ये जो होता है ये 1/√d पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देखे थे कि आगे जो यहाँ पर पहले जो देखे थे दूसरा में कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वह √t मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये √t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब t बढ़ाइएगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर डेंसिटी अगर आप बढ़ाइएगा तो ये वेलोसिटी घटेगा, तो इसीलिए इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसको इन्वर्सली वर्गमूल के घनत्व के वर्गमूल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप याद रखिएगा कि ये देख लीजिए ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। घनत्व के घटने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, उल्टा याद रख सकते हैं कि जैसे आप ताप बढ़ाइएगा तो ताप बढ़ाइएगा तो ध्वनि का चाल बढ़ेगा। अगर आप डेंसिटी अगर बढ़ाइएगा तो ध्वनि की चाल घटेगा, या फिर डेंसिटी को कम कीजिएगा तो मतलब क्या होगा, चाल बढ़ जाएगा। फिर देखिएगा आर्द्रता पर डिपेंड करता है। इस चीज़ पर ये चीज़ जो है आपसे बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये आर्द्रता पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु का घनत्व घट जाता है। आप भी जानते हैं कि जब आर्द्रता बढ़ता है तो वायु का घनत्व जो होता है वह क्या होता है कि घट जाता है, परिणामस्वरूप ध्वनि की चाल जो होता है वह बढ़ जाती है। तो आर्द्रता के बढ़ने पर क्या होता है, अगर वायु में अगर आर्द्रता बहुत ज़्यादा अगर हो गया है, वायु में अगर आर्द्रता बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो ध्वनि की चाल जो होता है, वायु में आर्द्रता अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर क्या हो जाता है कि घनत्व ध्वनि का जो घनत्व घनत्व क्या होता है, घट जाता है। घनत्व घटने से परिणाम स्वरूप ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। समान तापक्रम पर नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। समान तापक्रम पर नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से अधिक होता है। तो नम वायु में क्या होता है कि नम वायु में अब वायु के जगह पर पानी आ जाता है, जिसके कारण से वायु का घनत्व कम हो जाता है। वायु का घनत्व जब कम होगा, आप तुरंत पढ़े थे तो घनत्व अगर कम होगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा। घनत्व पर कैसे निर्भर करता है, तो घनत्व पर है कि घनत्व अगर कम होगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो नम वायु जो होता है, नम वायु का मतलब होता है कि उसमें क्या होना चाहिए, मॉइस्ट मतलब रहेगा, मतलब कि भींगा सा रहेगा। कहिए उसमें थोड़ा सा मतलब पानी जैसा मतलब कि आपको महसूस होगा। तो पानी आ गया तो आप क्या देख रहे हैं कि मतलब एक तरह से मतलब कि इसमें लिक्विड आ गया, तो आपको मतलब लिक्विड को लेना नहीं है, वायु गैस है तो गैस को लेना है। तो गैस क्या हो गया कि इसका मतलब कम घनत्व का हो गया। तो नम वायु में क्या होता है कि डेंसिटी जो है, फिर शुष्क वायु में तो कहते हैं समान तापक्रम नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से अधिक होता है। नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से, तो नम वायु में डी जो देखिए यहाँ पर लिखा है, हम भी कंफ्यूज हो गए कि जैसे डी जो यहाँ पर डेंसिटी बोल रहा है कि नम वायु का कम होता है और डेंसिटी जो शुष्क वायु का ज़्यादा हो जाता है। शुष्क वायु का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मतलब कि जैसे आप लिख सकते हैं कि नम वायु ग्रेटर देन मतलब कि शुष्क वायु, तो इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नम वायु का बढ़ जाएगा। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, आपको कन्फ्यूज करेगा। जैसे आर्द्रता वाला केस आपको बहुत ही कन्फ्यूज करेगा कि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व घट जाता है। देखिए आर्द्रता के बढ़ने पर इसलिए परिणाम स्वरूप ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, आर्द्रता अगर बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। आर्द्रता अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा। सिर्फ आप एक ही जगह याद रखिएगा कि कहाँ पर घटता है, तो बस घनत्व को याद रखिएगा कि अगर माध्यम का घनत्व अगर बढ़ेगा तो फिर मतलब क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल कम हो जाएगा। नहीं तो सब केस में बढ़ता ही है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि दाब पर डिपेंड नहीं करता है, दाब पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए कि माध्यम की गति का प्रभाव। अब अगर मान के चलिए कि अगर माध्यम अगर चल रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो माध्यम की गति के दिशा में अगर ध्वनि की चाल अगर बढ़ जाती है, ध्वनि की चाल क्या होता है, बढ़ जाती है, जबकि इसके विपरीत घट जाता है। और इसका विपरीत अगर बात बताइए तो अगर ध्वनि की चाल जिस दिशा में है, अगर माध्यम का कण अगर विपरीत दिशा में हो तो फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
इस पर मतलब क्या हो जाएगा माध्यम, तो फिर घट जाएगा चाल। गैस का अणु का भार, गैस के अणु के भार पर भी क्या डिपेंड करता है, तो हाँ डिपेंड करता है। अगर कहता है गैसों के अणु का भार बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है तथा घटने पर बढ़ जाती है। तो ये देखिए कि जैसे Vs बराबर 1/√m होता है, गैसों के अनुभार के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मतलब मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास मतलब कि मास बाय वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी के जगह पर आप क्या लिखते हैं यहाँ पर मतलब जैसे आप देखते थे ना कि जैसे Vs बराबर आप एक जगह और भी लिखे थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√d लिखे थे ना, तो √d लिखे होंगे तो ये आप समझिए, तो आप मतलब क्या देखे थे कि Vs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√d, आप इस चीज़ को देखे थे। तो d के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये मतलब d के जगह पर मास बाय वॉल्यूम भले ही ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखिएगा तो Vs बराबर में √v/m हो जाएगा। आप फिर भी देख सकते हैं कि ये मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन m मतलब कि आप बदल के देखिएगा तो m क्या हो जाएगा, मास पर डिपेंड करता है, मास पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और उसी पर जैसे कि घनत्व डिपेंड करता था ना, तो वैसे ही डिपेंड करेगा। तो गैसों के अनुभार के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि जिस प्रकार से घनत्व व्युत्क्रमानुपाती हो रहा था स्क्वायर रूट के, तो उसी प्रकार से मास भी हो जाएगा या फिर अनुभार भी हो जाएगा। ध्वनि के गुण, अब देखिए ध्वनि का गुण पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इससे भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिया जाता है। कि आपको कभी कभी ऐसा सवाल आप देखते हैं कि मिल जाता होगा कि आपको अगर लड़का लड़की का अगर साउंड में आपको फ़र्क करना है, तो फिर बताइए कि किस कैरेक्टर के, ध्वनि के किस कैरेक्टर के द्वारा आप फ़र्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार के भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। चाहे मतलब कि अगर अलग अलग मतलब कि लाउडनेस जो होता है वो किसके कारण से होता है, मतलब अलग अलग तीव्रता का जो मतलब साउंड होता है वो किसके कारण से होता है, तो ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ध्वनि के गुण के बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि के 3 गुण प्रमुख गुण होते हैं। तीव्रता, जो पहला है तीव्रता हो जाएगा। फिर देखिए तीव्रता सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो इंटेंसिटी, या वह ध्वनि कहता है कि वह ध्वनि गुण जिसके कारण ध्वनि तीव्र या फिर मंद सुनाई देती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। वह ध्वनि गुण जिसके कारण ध्वनि तीव्र या फिर मंद सुनाई देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तीव्रता बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ध्वनि आपको अगर मंद ध्वनि आपको क्या, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण से आपको ध्वनि तीव्र या फिर मंद सुनाई देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तीव्रता। जिस ध्वनि का आयाम जितना अधिक होता है उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। कहता है जिस ध्वनि का आयाम जितना अधिक होता है उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। जिस ध्वनि का आयाम जितना अधिक होता है, जिस ध्वनि का आयाम जितना अधिक होता है उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि यह आयाम पर भी डिपेंड करता है, ये आयाम पर भी डिपेंड करता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि वो ध्वनि गुण जिसके कारण से ध्वनि तीव्र या मंद सुनाई पड़ता है, जिस ध्वनि का आयाम जितना अधिक होता है उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। अच्छा, आपको एक चीज़ नहीं शायद मतलब पढ़ाया गया है कि क्या, जिससे आयाम किसको कहते हैं, तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं, आवृत्ति किसको कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं है कि जैसे आपको किसी भी मतलब सोर्स से वेव अगर निकलता है, तो वो क्या करता है ना कि जब आगे बढ़ता है तो पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, पार्टिकल को एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई अगर पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, ऊपर मतलब कि इस प्रकार से आएगा और फिर लौट करके ये इस प्रकार से फिर नीचे आ जाएगा और फिर इसी प्रकार से ये अपने ही पोजीशन पर फिर से आ जाएगा। और ये क्या करेगा कि अपना जो है मतलब डिस्टर्बेंस किसी अन्य पार्टिकल को दे देगा, ये अपना किसी अन्य पार्टिकल को दे देगा। ये क्या कर रहा है कि ऊपर नीचे मतलब कि ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, इसी प्रकार से ये ऊपर नीचे मूव करता है। तो ये ऊपर आप जितना देख रहे हैं ना, ये जितना देख रहे हैं कि ये जो गया है, ये जो नीचे भी गया है, तो इस पूरे लेंथ को मतलब हम क्या कहते हैं, मतलब आयाम कहते हैं। इस पूरे लेंथ को आयाम कहते हैं। और तरंगदैर्घ्य क्या होता है कि कहता है कि जैसे इस प्रकार से, कि आप देखते होंगे कि इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो आप अगर इसमें देखिएगा, आप अगर इसमें अगर देखिए तो फिर आप क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर यहाँ तक अगर आप लेते हैं इस चीज़ को, अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट, अगर इसको हम क्रेस्ट कहते हैं,
और यहाँ से अगर आप लंबाई को अगर मापते हैं तो इसी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, कि मतलब एक जो क्रेस्ट से लेकर के और इसको हम डेप्थ बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। उसी पर कहीं से भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन सेम फेज होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से ऊपर बढ़ रहा है, तो इसको भी ऊपर से ऊपर ऐसे बढ़ना चाहिए। तो इसको यहाँ से ले लीजिए और इसको यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ ये दूरी जो हो जाएगा, ये दूरी भी किसके बराबर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ये जो पूरा दूरी होता है, ये दूरी किसके बराबर होता है, यहाँ से ये दूरी, ये होता है एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप मतलब जानते भी होंगे शायद, और नहीं तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे आप पीरियोडिक जब मतलब मोशन जो आप पढ़ते होंगे तो उसी में आपको समझना चाहिए। जैसे क्या है कि जैसे ये इस प्रकार से है, आप इस प्रकार से लटके हुए एक चीज़ को मतलब देखते होंगे, और ये मान चलिए कि कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और फिर यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये देखिए कि अपने मीन पोजीशन से मतलब कि कितना यह इधर उधर गया है, इधर देख लीजिए और इधर भी देखिए कितना ये पोजीशन गया है। तो ये जो टोटल जो जाता है जितना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि वह ध्वनि गुण जिसके कारण से ध्वनि तीव्र या फिर मंद सुनाई देते हैं, तो कहता है कि ये आयाम पर निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर करता है। जिस ध्वनि का आयाम जितना अधिक होता है ना, उसकी तीव्रता जो होती है उतनी ही अधिक होती है। कहता किसी माध्यम से गुजरने वाली ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा के बराबर होती है। कहता है कि ध्वनि की तीव्रता जो होती है प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा के बराबर होता है, कि कितना मतलब कि जैसे यहाँ पर ये गुजर रहा है तो उसके बराबर होता है। फिर देखिए ध्वनि की तीव्रता जो होता है ध्वनि ऊर्जा बटाम क्षेत्रफल इंटू टाइम होता है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि एनर्जी बटाम एरिया इंटू टाइम मतलब कह सकते हैं। और इसका जो मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, तो 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर इसका प्रयोगात्मक मात्रक बेल होता है। तो तीव्रता का जो मात्रक होता है वो उसको हम बेल में मापते हैं, और एक बेल बराबर 10 डेसीबल के बराबर होता है। ध्वनि तीव्रता की जो ध्वनि स्रोत की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यदि ध्वनि स्रोत को बिंदु स्रोत माना जाए तथा परावर्तनों को नगण्य मान ले, तो यह स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए कि जो इंटेंसिटी जो होता है, कहता है यह स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंटेंसिटी जो होता है, डिस्टेंस जितना आप मतलब बढ़ाते जाइएगा तो इंटेंसिटी कम होते जाएगा। यह कहता है यह आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। यह आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। तो आई बराबर में ए स्क्वायर होता है, और फिर समानुपाती होता है इंटेंसिटी। या आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होता है। तो आवृत्ति जो होता है उसके भी वर्ग के समानुपाती, आयाम के भी वर्ग के समानुपाती होता है। या घनत्व का भी समानुपाती होता है, डी के समानुपाती होता है। तो आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते थे इंटेंसिटी बटा में ए इंटू टी में। तो ये आपको फार्मूला याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो इंटेंसिटी होता है वह किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यह भी याद रखिएगा कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, आयाम के वर्ग के समानुपाती होते हैं, और आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होते हैं। उसी प्रकार से घनत्व के समानुपाती होते हैं। तो वर्ग के समानुपाती किस में होते हैं, तो डेंसिटी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और एरिया की बात किया जाए तो फिर मतलब आयाम के वर्ग के अनुपाती होते हैं, और फिर आवृत्ति के वर्ग के अनुपाती होते हैं। और डी जो होता है घनत्व के क्या होते हैं अगर आप घनत्व देखिए, इसमें इंटेंसिटी वाला में है कि आपका अगर घनत्व अगर बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी, साउंड का इंटेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। आपको तीव्र सुनाई पड़ेगा या फिर कम सुनाई पड़ेगा, तो ये इंटेंसिटी ये डिपेंड करता है, घनत्व पर डिपेंड करता है। कम या ज़्यादा जो आपको ध्वनि सुनाई पड़ता है तो वो सुनाई तीव्रता के कारण से पड़ता है। तो ये तीव्रता के कारण से पड़ता है। देखिए बड़े आकार के वस्तु से उत्पन्न ध्वनि का आयाम अधिक होता है, जिसके कारण इसकी तीव्रता अधिक होती है। जो बड़े आकार के वस्तु से उत्पन्न जो ध्वनि होता है उसका आयाम अधिक होता है, तो आयाम अधिक होने के कारण से उसकी तीव्रता अधिक होती है।
तीव्रता अधिक होती है। WHO, अब देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि प्रश्न है यहाँ से, कि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए जो मतलब कि जो शोर जो भीड़ भाड़ इलाका होता है, शोर होता है, शोर का कितना मतलब डेसिबल होना चाहिए, मतलब WHO के अनुसार से शोर शराबा जो होता है वो कितना डेसिबल होना चाहिए, या फिर कितना डेसिबल का साउंड हम लोग को सुनाना चाहिए WHO के अनुसार से। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और मतलब देखिए यही जो है ये स्टैंडर्ड एक मतलब कि जैसे दे दिए हैं कि जैसे 45 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होता है। 45 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है वो मतलब क्या होता है, अच्छा माना गया है। लेकिन उसके ऊपर जैसे 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो 75 dB मतलब डेसिबल से अधिक की ध्वनि क्या होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। देखिए अगर मतलब सर्वोत्तम अगर कहा जाए तो 45 dB की ध्वनि जो होता है मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होता है। लेकिन इसमें और अगर 30 जोड़ दीजिएगा तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़िएगा, जैसे 50 आइएगा, 60 आइएगा, 60 dB पर आइएगा, फिर उसी प्रकार 65 dB पर आइएगा, मतलब डेसिबल पर आइएगा, तो क्या होगा कि मतलब आपको वो हानि मतलब धीरे धीरे पहुंचाना स्टार्ट करेगा। लेकिन 75 जैसे पहुंचेगा, 75 डिवाइस अगर आप ऊपर सुनते हैं तो आपके लिए वो हानिकारक है, इतना जान लीजिए। 85 डिवाइस से अधिक की ध्वनि शोर में बदल जाती है। आप जैसे कभी कभी हल्ला गुल्ला शोर शराबा जो सुनते होंगे, चाहे आप मार्केट में जो आप सुनते होंगे कि एकदम हॉर्न बज रहा है, चाहे कभी कभी आप किसी शहर में चले जाइए तो शहर में बहुत ज़्यादा ही जो रोड होता है, रोड पर शोर शराबा आपको सुनाई पड़ेगा। तो जो शोर शराबा जो होता है 85 मतलब डेसिबल से अधिक की ध्वनि, 80 की ध्वनि को हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। और 150 जो dB होता है, 150 जो क्या होता है डेसिबल की जो ध्वनि होती है, अधिक की ध्वनि व्यक्ति को पागल बना सकती है। मतलब अगर 150 डेसिबल की ध्वनि जो होती है वो आपको क्या बना सकती है, पागल बना सकती है। जैसे कि आप अगर डीजे अगर बजते हुए देखते होंगे, डीजे जो बजता है ना घर में आजकल, जो मतलब गांव में जो प्रचलन हो गया है कि डीजे मतलब बजाना, तो डीजे जो बजता है उससे उस मतलब वो कितना होता होगा, तो वो भी एक प्रकार का शोर ही है। तो जैसे 45 डेसिबल से अधिक की वो ध्वनि होती होगी, तो इसीलिए मतलब वो मतलब क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक ही है। अब देखिए कि विभिन्न ध्वनि स्रोतों की तीव्रता, जैसे फुसफुसाहट, अगर फुसफुसाहट के साथ अगर आप बात करते हैं तो फुसफुसाहट के साथ अगर बात करते हैं तो उसमें क्या है कि 15 से 20 जो डेसिबल की जो ध्वनि होती है, आप फुसफुसाहट उसको मान सकते हैं कि 15 से 20 जो डेसिबल की जो ध्वनि होती है फुसफुसाहट की होती है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि फुसफुसाहट की ध्वनि से जो उत्पन्न होती है, कितना डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 15 से 20। सामान्य जो वार्तालाप आप करते हैं, किसी भी व्यक्ति से अगर आप वार्तालाप करते हैं तो उसमें भी आप 30 से 60 मान सकते हैं, या फिर 30 से 60 उसको माना गया WHO के अनुसार से, 30 और 60 के बीच में, तो इसको क्या सामान्य वार्तालाप माना गया है। जोर से अगर आप बातचीत, जैसे अगर हम अभी जैसे आपको पढ़ा रहे हैं तो एक तरह से जोर से हुआ, तो जोर में क्या हुआ कि 60 से 70 के बीच में जोर से होता है। और ट्रैक्टर जो होता है वह 90 से 100 के बीच में, ट्रक और ट्रैक्टर जो होता है 90 और 100 के बीच में, ट्रैक्टर जो चलता है उसकी आवाज़ जो होता है 90 और 100 के बीच में। ऑर्केस्ट्रा जो देखिए, अभी आपको हम डीजे के बारे में बता रहे थे तो इसमें आ गया ऑर्केस्ट्रा भी हम आपको बताए थे कि 85 जो डेसिबल जो होता है उससे अधिक की ध्वनि आपको क्या कहलाएगा, वो डीजे उजे बजता है उसमें उसका ध्वनि हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए ऑर्केस्ट्रा लिखा हुआ है, तो ऑर्केस्ट्रा की जो ध्वनि होती है वो 100 और 120 के बीच की ध्वनि होती है। तो यह भी याद रखिएगा। जेट जो विमान जो उड़ता है वह 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि होती है। तो 150 की ऊपर की जो ध्वनि होती है उससे लोग पागल भी हो सकता है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ था कि पागल होने के लिए 150 डेसिबल से अधिक की ध्वनि व्यक्ति को पागल बना सकती है। ये जरूर नहीं, लेकिन पागल बना सकते। फिर देखो उसी प्रकार से मशीन गन की जो ध्वनि होती है, देखते होंगे ना कि जैसे मतलब मशीन गन की जो आवाज़ करता है तो उसका जो आवाज़ होता है तो वो भी 150 से 60 के बीच में होता है। तो वो जान लीजिए। फिर मिसाइल या फिर रॉकेट जो छोड़ा जाता है तो वो भी 160 से 170 के बीच में उसका होता है।
तो ये आप सभी चीज़ को याद रखिएगा कि इसमें जो ध्वनि के जो जैसे ऑर्केस्ट्रा में क्या याद रखना था कि 100 से 120, जेट विमान में 140 से 150 और फिर मशीन गन में 150 से 160 और फिर मिसाइल या फिर रॉकेट में 160 से 170। तो आपको इस चीज़ को याद रखना होगा। अब देखिए कि यहाँ पर इसके बाद जो होता है फिर देखिए दूसरा जो गुण होता है तारत्व पिच, ध्वनि का तीक्ष्ण या फिर पतला होना या फिर मोटा होना तारत्व पर निर्भर करता है। देखिए आप कभी कभी जैसे देखते हो ना कि लड़की का आवाज़ पतला आता है, लड़का का आवाज़ मोटा आता है, तो इसका कारण क्या है? तारत्व। इसका कारण क्या है? तारत्व। आपको कोई भी ध्वनि मतलब कि कम या ज़्यादा जो सुनाई पड़ता है, आप कहते हैं ना कि अरे ज़ोर से बोला है, अरे कम ज़ोर से बोलते, ये क्या होता है? ये आपका तीव्रता के कारण से आता है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं और तीव्रता में ही देख चुके थे कि ज़ोर से कम ज़ोर से बोलना मतलब कि जैसे किसको हम शोर कहेंगे, किसको मतलब क्या कहेंगे, किसको सामान्य कहेंगे, कौन हमारे लिए कितना डेसिबल का ध्वनि हमारे लिए अच्छा है, कितना डेसिबल हमारे लिए ख़राब है, तो ये सभी आप देख चुके हैं। फिर देखिए तारत्व जो होता है ना वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कभी आप देखे थे कि इंटेंसिटी जो था आपका, तीव्रता जो था किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, तो वो आयाम पर डिपेंड कर रहा था। आयाम के वर्ग के क्या मतलब समानुपाती था, उसी प्रकार से आयाम हो गया। फिर उसी प्रकार से आप क्या देखे थे कि इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है जो मतलब घनत्व होता है, घनत्व के मतलब क्या घनत्व पर भी निर्भर कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो अभी आप देखे थे। तो इस प्रकार से मतलब ये सभी चीज़ें हैं जो कि आप देखें। फिर देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड के बारे में बोलना चाह रहे थे कि एम्पलीट्यूड पर भी निर्भर कर रहा था, वो आयाम पर भी निर्भर कर रहा था, एम्पलीट्यूड पर भी निर्भर कर रहा था और आवृत्ति पर भी निर्भर कर रहा था। तो वो भी आप याद रखिएगा। जैसे कि देखिए ध्वनि के तारत्व अधिक होने पर ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। देखिए ध्वनि का अगर तारत्व अगर अधिक है तो ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना बार वह एक चक्कर मतलब पूरा कर, या मतलब 1 सेकेंड में कितना बार वह चक्कर को पूरा करता है। तो ऐसे ऐसे करके होता है ना। अगर 1 सेकेंड में इस प्रकार का ये साइकिल अगर मतलब मान के चलिए 10 बार अगर पूरा कर लेता है किसी साउंड का जो है, अगर या फिर किसी भी वेव का, आप देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में इस प्रकार से बहुत ही तीव्र गति से, इस प्रकार से बहुत ही तीव्र गति से ऐसे ऐसे साउंड मतलब ऐसे ऐसे अगर 1 सेकेंड में 10 बार अगर कर लेता है तो इसका मतलब उसका आवृत्ति कितना है कि 10 उसका हर्ट हो जाएगा, 10 हर्ट हो जाएगा उसका। तो कहता है ध्वनि के तारत्व अधिक होने पर ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। ऐसे ध्वनि पतली ध्वनि होती है, जैसे कि बच्चों, स्त्रियों, चिड़िया एवं मच्छर का भिनभिनाहट। ये सभी जो होता है ना, ये इसका मतलब क्या होता है कि जो होता है ना बहुत ही क्या होता है अधिक होता है आवृत्ति बहुत अधिक होता है। तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व कम होने पर उसकी आवृत्ति कम होती है। ऐसा ध्वनि मोटा होता है, जैसे शेर की दहाड़, पुरुषों की ध्वनि। देखिए है ना कि शेर की दहाड़, शेर अगर दहाड़ता तो एकदम मतलब कि जो निकलता है ना उसका, तो उसमें भी आप जानिए कि तारत्व उसका क्या होता है, कम होता है। पुरुषों की एकदम हौ की आवाज़ एकदम निकलता है, तो वो भी दहाड़ जो होता है। तो भी याद रखिएगा पुरुषों की ध्वनि की जो आवाज़ होता है, जैसे पुरुषों की ध्वनि जो है महिला की ध्वनि से मोटा होता है, तो इसका कारण क्या है, पिच मतलब तारत्व। इसका ध्वनि का तारत्व आवृत्ति का समानुपाती होता है। आवृत्ति का सिंपली क्या होता है, समानुपाती होता है, तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन इंटेंसिटी वर्ग के मतलब क्या था, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती था। और डिस्टेंस के मतलब कि क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था इंटेंसिटी। गुणता, आप देखिए क्वालिटी क्या होते हैं, तो यह वाद्य यंत्र एक ही समय में बहुत सी आवृत्तियों के साथ कंपित होती है। कहता है कि एक वाद्य यंत्र जो होता है, कहता है एक ही समय में बहुत सी आवृत्तियों के साथ कंपित होती है। किसी भी सुस्वर ध्वनि की गुणता अधिस्वरकों की संख्या में उसके आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्वनि का वह गुण जिससे समान तीव्रता और आवृत्तियों की दो ध्वनियों के बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ध्वनि का वह गुण जिससे समान तीव्रता और आवृत्तियों की दो ध्वनियों के बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ध्वनि का वह गुण जिससे दो समान तीव्रता और आवृत्तियों की दो ध्वनियों के बीच अंतर अगर स्पष्ट कर सकते हैं तो वही गुणता कहलाती है। जैसे आप देख लीजिए कि जैसे होता है ना कि जैसे अब ये तो हो गया कि जैसे मर्द में, जैसे अगर मान चलिए कि आपको अगर दो मर्द के बीच की अगर ध्वनि को अगर आपको कहेगा कि आवाज़ अगर पहचानने के लिए, तो फिर आप पहचान लीजिएगा कि नहीं पहचान लीजिएगा। तो वो क्या होता है, जिसके कारण, जिस गुण के कारण से आप पहचानते हैं ना, उसी गुण को आप क्या कहते हैं, उसी गुण को हम क्या कहते हैं,
उसी गुण को क्या कहते हैं, गुणता या फिर क्वालिटी बोलते हैं। तो ध्वनि का वह गुण जिससे समान तीव्रता, देखिए तीव्रता भी समान है, जितना जैसे मान चले कि मेरा तीव्रता जो साउंड होता है, साउंड वेव का जो मेरा जो गला से जैसे निकलता है वेव, तो उस वेव का जितना तीव्रता होगा, इंटेंसिटी होगा, वो उतना ही, और आवृत्ति जितना होगा वो भी मतलब अगर सेम हो, दोनों का अगर दोनों ही आदमी का अगर सेम हो तो फिर आप क्या देखिएगा, अगर सेम हो तो फिर आप क्या देखिएगा, अगर सेम हो तो फिर आप क्या देखिएगा कि फिर भी दोनों के साउंड में आपको मतलब कि अलग, तो इसका मतलब दोनों का साउंड फिर आपको अलग अलग जो होता है ना कि क्यों मतलब कि सुनाई पड़ता है, होता है ना कि किसी का, अरे ये नीतीश का आवाज़, आप कैसे समझते हैं कि जैसे ये नीतीश का आवाज़ है, ये मनीष का आवाज़ है, ये मतलब राम का आवाज़ है, ये श्याम का आवाज़ है, तो इस मतलब ये आवाज़ मतलब कि ये कैसे आप पहचानते हैं, तो ये जो होता है क्वालिटी, ये क्वालिटी नाम करके या गुणता नाम करके एक चीज़ होता है, तो उसी के कारण से होता है। ध्वनि के गुणता के कारण ही गायक की आवाज़ से उसकी पहचान होती है। जैसे आप पहचानते हैं कि ये सोनू निगम की आवाज़ है, तो मतलब आप ध्वनि की गुणता के कारण से सब पहचान पाते हैं। वाद्य यंत्र की ध्वनि से उसकी पहचान, कोई भी अगर वाद्य यंत्र अगर बज रहा है, जैसे हारमोनियम का आवाज़, वायलिन का आवाज़, या फिर किसी गिटार का आवाज़, किसी भी और जो वाद्य यंत्र होता है उसकी अगर आवाज़ आप पहचान पाते हैं, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि गुणता उसमें मतलब पाई जाती है। अब देखिए कि इसका जैसे प्रश्न बच गया, तो प्रश्न को मतलब कि अगले क्लास में आपको हम करवाएंगे, कि दिखाएंगे कि आपको देखिए कितना मतलब बेहतरीन, आपको जितना अच्छा ढंग से पढ़ाए हैं ना, समझिए कि एकदम लाजवाब तरीक़ा से पढ़ाए हैं। आपका ये प्रदर्शन देखिएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर मतलब कि मिलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ जो अभी आपको पढ़ाए हैं ध्वनि तरंग के बारे में। तो ध्वनि तरंग का जो प्रश्न जो होता है, ये देखिए ये सब जो प्रश्न जो है, इसी प्रश्न को आपको करेंगे, और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया हुआ है, तो सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को देखिएगा, तो आप ये सभी प्रश्न को भी देखिएगा। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को अगर आप देखिएगा तो समझिए कि आप राजा हो जाइएगा, ध्वनि तरंग का क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। ध्वनि तरंग मतलब आपका मतलब समझिए कि एग्जाम में अगर ध्वनि तरंग से अगर आ गया क्वेश्चन, तो आप एक भी नहीं छोड़ पाइएगा। तो ये है, और इतना जान लीजिए कि इससे मतलब अच्छा और भी कोई, और आपका कोई भी मतलब कि जैसे सोर्स या फिर कहीं भी यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल मान लीजिए आप, हमको नहीं लगता कि इतना अच्छा आप मतलब कि जैसे पढ़ पाइएगा। आप इसका आप खुद ही मतलब इसको आप देख सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, मतलब इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। ठीक है, टेक केयर, बाय।